गौनर ग्राम सभा में सेठ सूरजमणि रहा करते थे। वो गांव के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी हर सलाह पूरे गांव वाले मानते थे एवं कोई भी समस्या आने पर उसके समाधान के लिए पूरा गांव उनके द्वार पर इकट्ठा हो जाता था। कैसे हो भानु काका, कैसी चल रही है खेती बाड़ी? सब बढ़िया है सेठ जी। आपने जो बताया था वही वाला खाद इस बार खेत में डाला था। भगवान की कृपा से फसल भी अच्छी हुई है। बहुत बढ़िया। भगवान तुम्हें और तरक्की दे भानु काका। सेठ सूरजमणि जितने ही प्रभावी और सज्जन पुरुष थे, उनका बेटा शिवम उतना ही नटखट और नई दुनिया में जीने वाला था। सर्दियों के मौसम भी आ चुके थे। आगे की पढ़ाई के लिए पाठशाला भेजने से पहले सेठ सूरजमणि ने एक दिन शिवम को अपने पास बुलाया। क्या हुआ पिताजी, यूं अचानक आज मुझे पाठशाला जाते वक्त क्यों बुला लिए हैं? आज मेरा नई कक्षा का पहला दिन है। हाँ मुझे पता है बेटा, इसीलिए तुम्हें आज ही बुलाया है। हाँ। अच्छा जल्दी कहिए पिताजी, मुझे देर हो रही है पाठशाला जाने के लिए। शिवम को अपने पीढ़ियों से चले आ रहे रिवाज का अंदेशा लग चुका था। उसने अपने पुश्तैनी रिवाज की कहानियां सुन रखी थी। अब वो केवल चुपचाप अपने पिता को पुश्तैनी अलमारी खोलते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वो सच ना हो जाए। कुछ ही देर में सूरजमणि ने एक काले रंग के कोट को शिवम के आगे रख दिया। ये कैसा बाबा आजम के जमाने के कोट है पिताजी? बेटा, ये काला कोट हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। इस कोट को पहले मैंने पहना था, अब तुम इसे पहनकर हमारी पीढ़ियों की विरासत आगे लेकर जाओगे। पर पिताजी, इस कोट को पहनकर मैं बिल्कुल बहरूपिया लगूंगा। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं बेटा, अरे ऐसा नहीं कहते। इस कोट से ही हमारी पीढ़ियों की पहचान है। तुम्हें इस कोट को पहनना ही होगा, यही मेरा आदेश है। ठीक है पिताजी। बिना मन के अपना चेहरा लटकाए हुए उस काले कोट को पहनकर शिवम पाठशाला की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में शिवम को उसका दोस्त आशीष मिलता है। अरे कैसे हो मित्र, आज तो बिल्कुल जादूगर लग रहे हो। तुम्हारा उड़ने वाला झाड़ू किधर है? अरे क्या बताऊं दोस्त, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। मेरे पिताजी ने पूरी तरह से मजाक बना के रख दिया है मेरा। फिर इस कोट को निकाल क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखने थोड़ी आएंगे। नहीं दोस्त, अब जैसा भी मजाक हो मेरे साथ, मैं अपने पिताजी का आदेश नहीं ठुकरा सकता। मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूँ। हाँ ये भी अच्छी बात है। अच्छा जल्दी चलो पाठशाला, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नई कक्षा के पहले दिन ही देर करोगे क्या? पाठशाला के बाद समूह में पढ़ने भी तो जाना होता है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी चलो। शिवम का उसके पाठशाला में ही उसके दोस्तों ने खूब मजाक बनाया। किसी ने उसे भालू कहा तो किसी ने उसको काले कोट वाला भूत कहा। शिवम शालीनता से सबके मजाक को दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई करता रहा। पाठशाला खत्म हो चुकी थी। अब सभी दोस्तों को समूह पढ़ाई के लिए जाना था। चलो मेरे जादूगर मित्र। हाँ ठीक है दोस्त, चल ही रहे हैं। सबने मजाक बनाना बंद कर दिया, तुम कब बंद करोगे? तुम्हारा परम मित्र हूँ ना, इतना तो हक बनता ही है। अच्छा चलो, अब मजाक नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा। ठीक है, चलो माफ किया। समूह में पढ़ाई करते करते शाम हो चुकी थी। ठंड भी बढ़ना चालू हो चुकी थी। सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। शिवम मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो, तुम तो बेहद बहादुर हो। बहुत मस्का लगा रहे हो, क्या बात है बोलो। असल में अंधेरा होने के बाद मेरे घर के रास्ते में कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि एक कुत्ता सबको भौंक भौंक कर परेशान करता है। मुझे भी अकेले आने में डर लग रहा है। कृपया मुझे घर तक छोड़ दो दोस्त। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो छोड़ आता हूँ। वैसे भी मुझे सिर्फ बढ़ने वाली ठंड से तकलीफ थी, लेकिन ये काला कोट है ना, मेरा ठंड से ख्याल रखने के लिए। हाँ सही कहे दोस्त। शिवम आशीष को छोड़ने उसके घर की ओर जा रहा था। तभी आशीष चकित होकर बोला, गजब हो गया मित्र, ऐसा क्या जादू कर दिए जो कुत्ता हर किसी को देखकर भौंकता और काटने को दौड़ता था, तुम्हें देखकर तो भाग खड़ा हुआ। अच्छा तो वो वही कुत्ता था।
जिससे तुम इतना डर रहे थे? हाँ भाई, वो कुत्ता था। अब तुम हर रोज मुझे छोड़ने आना। 2-4 दिन में ये कुत्ता तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेगा। ठीक है, अब चलता हूँ मैं भी, देर हो रही है। अगले दिन भी शिवम उसी काले कोट के साथ पाठशाला खत्म करने के बाद समूह में पढ़ाई करने चला गया। भाई चल रहे हो ना मुझे छोड़ने? अरे दोस्त, अब वो कुत्ता नहीं भौंकेगा तुमको, तुम अकेले भी जा सकते हो। अच्छा, आज बस और चल लो, कल से मैं खुद चला जाऊंगा घर। मतलब तुम मानोगे नहीं? अच्छा चलो। दोनों दोस्त साथ में आशीष के घर की तरफ चलने लगे। वो देखो शिवम, वो कुत्ता तुम्हें देखते ही फिर भाग गया। चलो ठीक है दोस्त, अब चलता हूँ। शिवम अपने घर के पास ही था, तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर किसानों की भीड़ लगी हुई है। गजब हो गया सेठ जी, ऐसे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे ऐसा क्या हो गया काका, क्यों ऐसी मनहूस बातें कर रहे हो? पिछले कई दिन से जंगली सुअर हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं सेठ जी। जंगली सुअर? जंगली सुअर कहाँ से आ गए गांव में? हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हैं। कुछ कीजिए ना सेठ जी, कुछ कीजिए ना, वरना हम सब के पास सिवाय आत्महत्या के कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा सेठ जी। आप सभी ने उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की? तमाम कोशिशें की सेठ जी, उन कोशिशों का जब कोई असर नहीं दिखा तो थक हार के आपके पास आए हैं सेठ जी। क्या? जब आप सभी ने हर तरह की कोशिश कर ली है फिर भी वो सुअर नहीं भाग रहे हैं, तब तो ये बड़ी परेशानी की बात है। हाँ? अब आप ही हम सभी को इस परेशानी से निजात दिलाइए सेठ जी, निजात दिलाइए। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। आप लोग मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं करता हूँ कुछ। चिंता मत करिए आप कोई, ठीक है? ठीक है सेठ जी, ठीक है। अब हमारी जिंदगी आप ही भरोसे है, हम चलते हैं सेठ जी। अब आप कीजिए कुछ। रूखे मन से सूरजमणि ने उन सभी किसानों को विदा कर दिया। उन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उन किसानों की परेशानी को कैसे दूर करें। सारे किसान उनके पास बड़े विश्वास के साथ आए थे। शिवम अपने पिता की इस उदासी को शुरू से देख और समझ रहा था। उनकी चिंता को देखकर शिवम खुद भी परेशान हो रहा था। अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ पाठशाला के लिए निकला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ मित्र, आज तुम ऐसे उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं दोस्त, छोड़ो, जाने दो। ये परेशानी हमारे बस की नहीं है, चलो। मुझे तुम्हारी उदासी दिखी नहीं जा रही है दोस्त, बोलो आखिर क्या बात है? क्यों ऐसे उदास हो तुम? मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बेहद परेशान हैं। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान है वो? गांव के खेतों में जंगली सुअर आकर फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी वे भाग नहीं रहे हैं। अब किसानों ने इस समस्या को ठीक करने की जिम्मेदारी पिताजी को दे दी है। पिताजी भी इसी बात को लेकर बेहद परेशान है। हाँ, उनकी परेशानी जायज है। गांव वाले तुम्हारे पिताजी पर बहुत विश्वास और उनकी इज्जत करते हैं। आशीष ने समय की गंभीरता को देखते हुए कुछ नहीं कहा। समूह में पढ़ने के वक्त भी शिवम का चेहरा उतरा ही रहा। अच्छा, आज मैं तुम्हें घर छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। मुझे इस परेशानी के वक्त पिताजी के पास ही रहना चाहिए। तुम अकेले चले जाना आज। अरे मित्र, क्या बात कह दी तुमने, ये तो एक बहुत बेहतरीन सुझाव आया है। ऐसी क्या बात कह दी मैंने जो इतना उछल रहे हो? तुम्हारा ये काला कोट, इसे देखते ही वो कुत्ता डर कर भाग जाता है। हो सकता है कि वो सुअर भी भाग जाए। तुम्हें लगता है इस कोट से वे जंगली सुअर डर कर भागेंगे? कोशिश करने में क्या ही हर्ज है दोस्त। चलो चलते हैं खेत की तरफ, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, चलो। शिवम और आशीष चुपचाप खेत में गए और वहाँ पहले से कौवों को भगाने के लिए लगाए हुए पुतलों को काला कोट पहना दिया। चलो अब जल्दी चलो, हमें कोई देख न ले। अब सुबह देखना है ये सुअर भागे या नहीं, ये कोट देखकर। दोनों दोस्तों को भी ये पता नहीं था कि उन्हें छुपकर पुतले को कोट पहनाते हुए वंशी ने देख लिया था।
अगली सुबह सूरजमणि के घर के बाहर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था। सेठ जी गजब हो गया, सेठ जी गजब हो गया। अब क्या हो गया काका? आप महान है सेठ जी, हमें मालूम था कि हमारी परेशानी से आप ही हमें निजात दिला सकते हैं। क्या कह रहे हो? सारे जंगली सुअर भाग गए सेठ जी। आप महान है सेठ जी, आप महान है। अरे पर मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया ना। हाँ? आप ऐसे कैसे मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। ठीक कह रहे हैं आप सेठ जी, ये श्रेय आपको नहीं बल्कि आपके बेटे शिवम और उसके दोस्त को मिलना चाहिए। क्या शिवम ने ऐसा क्या कर दिया जो सुअर भाग गए? वंशी ने को आंखों देखी सारी कहानी सेठ जी के सामने दोहरा दी। अच्छा, मैं कल चिंता में ध्यान ही नहीं दे पाया कि शिवम बिना कोट पहने ही घर आया है। जो भी हो सेठ जी, आप जाकर शिवम को शाबाशी दीजिए, उसने इस पूरे गांव के फसलों को बर्बाद होने से बचाया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हमारे पुश्तैनी काले कोट ने अपनी इज्जत का जादू आखिर चला ही दिया। उससे पहले मैंने पहना तो आज आप लोगों की नजर में मेरी इतनी इज्जत है। अब इसे मेरा बेटा जब से पहनने लगा है, उसकी भी इज्जत बढ़ गई है इस गांव में। वाकई जादू है हमारी इस काले कोट में। आने वाले त्योहार के दिन शिवम और उसके दोस्त का पूरे गांव वालों ने जंगली सुअरों से फसलों को बचाने के लिए सम्मान किया और उनकी होशियारी के लिए खूब तारीफ की गई।